थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 11। आप मुंबई कैसे आ गई? अमरीक ने आश्चर्य से पूछा। बस तुम्हारी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे मिल ही लिया जाए, श्रद्धा बोली। हाँ, आपका नेटवर्क बिल्कुल पक्का है, आप सारी खबरें रखती हैं, अमरीक बोला। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम अपनी इंटर्नशिप पर लौट जाओ, श्रद्धा बोली। परंतु अमरीक कुछ बोलने लगा, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही श्रद्धा बोली, जितना बोला जाए उतना ही करो। अमरीक ने बिना कुछ बोले हामी में सर हिलाया। और वो किताब कहाँ है जो तुम अभिषेक के घर से लाई थी? श्रद्धा ने पूछा। वो मेरे पास ही है, अमरीक बोला। वो तुम मुझे दे दो, श्रद्धा बोली। अमरीक ने उस किताब ओरिएंट ओबेलिस्क को अपने बिस्तर में गद्दे के नीचे से निकाला। अमरीक ने उस किताब को एक बार अच्छे से देखा। वो एक हरे रंग की कवर वाली किताब थी, जिसके कवर पर एक सुनहरा स्तंभ बना हुआ था। ये किताब कुछ 300 पन्नों की होगी और इसका ऑथर था राजन शर्मा। अमरीक ने उस किताब को अच्छे से पढ़ लिया था और उसने उसे श्रद्धा को दे दिया। तुम्हें ये किताब अभिषेक के घर पर मिली थी, श्रद्धा ने उस किताब को देखते हुए बोला। हाँ, फिर तो उसने शायद इस किताब का राज जान लिया होगा, श्रद्धा बोली। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अमरीक कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। हाँ, मैं समझ गई, श्रद्धा बोली। परंतु अब इस किताब का भी वो ही हर्ष करना होगा जो मैंने उस किताब का किया था, जो मेरे पास थी, अमरीक बोला। क्या किया था तुमने उस किताब का? श्रद्धा बोली। अमरीक ने श्रद्धा के हाथ से वो किताब ली और वो फिर अपने किचन में चला गया। श्रद्धा भी अमरीक के पीछे पीछे किचन में चली गई। अमरीक ने उस किताब को किचन में रख दिया और केरोसिन का केन निकालकर उस पर केरोसिन छिड़क दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? श्रद्धा बोली। अमरीक ने श्रद्धा की बात को अनसुनी करते हुए किचन की स्लैब से माचिस उठाई और श्रद्धा की ओर देखते हुए माचिस की तिल्ली जलाई और उस केरोसिन से भीगी हुई किताब पर फेंक दी। नहीं, श्रद्धा चिल्लाई, परंतु इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो किताब धू धू कर जल उठी थी। ये तुमने क्या किया? श्रद्धा चीखी। अमरीक चुपचाप उस किताब को जलता हुआ देख रहा था। उसे एक अजीब सी शैतानी ताकत ने घेर लिया था। वो उस आग को घूर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद को पूरा कर लेगा। क्या था उस रहस्यमय इंटर्न का मकसद? श्रद्धा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अमरीक ऐसा भी कुछ कर सकता था। वो चीखी, मूर्ख, क्या तुमने प्रोफेसर राजन शर्मा के द्वारा लिखी दोनों किताबों को जला डाला है? अमरीक कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ उस किताब को जलती हुई देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। तुम्हें पता है कि प्रोफेसर शर्मा मर चुके हैं और इन दोनों किताबों में ही वो कोड था जिससे श्रद्धा कुछ बोलने लगी। तभी अमरीक ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला। अब वो कोड जो पहले इन दो किताबों में कैद था, अब मैं खुद हूँ, अमरीक बोला। मतलब? मैं समझी नहीं, श्रद्धा थोड़ी सहज होती हुई बोली। मैंने वो दोनों किताबें पढ़ ली, अमरीक बोला। मूर्ख, वो 300 पन्नों की 2 किताब तुम याद रख सकते हो? श्रद्धा ने अमरीक को कोसते हुए बोला। 600 पन्ने तो याद नहीं रख सकता, परंतु यदि कुछ 15-20 लाइन ही हो तो याद कर सकता हूँ, अमरीक बोला। श्रद्धा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मतलब तुम्हें पता है कि इन 600 पन्नों में से कौन सी वो 15-20 लाइनें हैं जो कोड है? श्रद्धा बोली। हाँ, अमरीक बोला। मुझे नहीं लगता तुम सच बोल रहे हो।
श्रद्धा बोली, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या मैं इतनी आसानी से वो दोनों किताबें जला डालता? अमरीक बोला। श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमरीक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। उसने उसे बहुत कम आंका था। श्रद्धा ने अमरीक को हक किया और उस कमरे से निकल गई। अमरीक अपने किराए के मकान में अकेला था। पुलिस ने उसे छोड़ तो दिया था, परंतु वो अब कभी भी गिरफ्तार हो सकता था। राजवीर अमरीक को अभिषेक के खून के सिलसिले में ढूंढ ही रहा था। अमरीक को समझ नहीं आया कि श्रद्धा दिल्ली से मुंबई सिर्फ उसे वापस क्राइम में जाकर अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए कहने आई थी। वैसे अमरीक का फोन उसके पास नहीं था, इसीलिए उससे किसी प्रकार का संपर्क कर पाना मुश्किल था। परंतु फिर भी श्रद्धा का इस प्रकार उसके पास आकर उससे मिलना अमरीक को थोड़ा खटक रहा था। अमरीक ने अपने जीवन में इतना कुछ झेला था कि उसे अब सभी लोगों पर शक होने लगा था। अमरीक को नहीं पता था कि वो किन लोगों के विरुद्ध जा रहा था। अमरीक ने श्रद्धा से अपना ध्यान हटाया और अभिषेक का लैपटॉप खोला और उसने उसे अपने ही थंबप्रिंट से अनलॉक कर लिया था। अभिषेक का लैपटॉप अमरीक के थंबप्रिंट से कैसे खुल गया था? अमरीक ने ये कैसे कर लिया था? शायद वो कोई कंप्यूटर जीनियस भी था। अमरीक न सिर्फ एक रहस्यमय इंटर्न था, अपितु बहुत ही शातिर व्यक्ति भी था। अमरीक को अपने घर ले जाकर अभिषेक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उसका भुगतान उसे अपनी जान देकर करना पड़ा था। अमरीक ने अभिषेक के लैपटॉप को अच्छे से खंगाला और धीरे धीरे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर अभिषेक के लैपटॉप में वो क्या देख रहा था? अमरीक ने फिर अभिषेक के मोबाइल फोन को अपने फेस आईडी से खोला और उसके सारे मैसेजेस पढ़ने लग गया। अमरीक इतनी आसानी से कैसे अभिषेक का मैकबुक और आईफोन खोल पा रहा था? आखिर कौन था ये अमरीक? अमरीक के मन में कुछ बहुत ही शातिर प्लान बन रहा था। अमरीक धीरे धीरे उस फोन और लैपटॉप के सारे कंटेंट को अच्छे से समझ रहा था। वो उसी लैपटॉप और मोबाइल में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वो इस कदर उस लैपटॉप और मोबाइल का मुआयना करता हुआ अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक साया चुपचाप उसके घर की बालकनी में घुस आया था। वो शातिर खिलाड़ी बिना आवाज किए उस बालकनी के दरवाजे की जाली को चाकू से काट चुका था। वो खूनी दरिंदा धीरे धीरे अमरीक की ओर बढ़ रहा था। अमरीक अभिषेक के लैपटॉप और आईफोन में पूरी तरह से खोया हुआ था और उस रात एक और खून हो गया था। इंस्पेक्टर राजवीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कौन कर रहा है। अगले दिन सुबह वो अमरीक के उस किराए के मकान में आ गया था क्योंकि किसी ने पुलिस को खबर दी थी कि वहाँ एक लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर राजवीर ने उस लाश का मुआयना किया और वो लाश उस साई की थी जो पिछली रात अमरीक को मारने आया था। इंस्पेक्टर राजवीर को जब पता चला कि ये वही मकान है जिसका किराएदार अमरीक है तो उसके होश उड़ गए। कौन है ये अमरीक और कैसे वो पिछले 2 दिनों में 3 खून कर चुका था? क्राई के स्टोर मैनेजर, मूनस्टोन फार्मा का प्रेसिडेंट और अब ये अनजान व्यक्ति। राजवीर ने अपने जीवन में एक साथ इतने कत्ल इतनी जल्दी होते हुए नहीं देखे थे। ये अमरीक कोई इंटर्न नहीं था, अपितु ट्रेंड कातिल था। उसने स्टोर मैनेजर का खून एक रस्सी से गला घोट कर दिया था। अभिषेक को उसी की पिस्तौल से गोली मार दी थी और इस व्यक्ति के सीने में खंजर घोंप दिया था। परंतु जब अमरीक के पास अभिषेक की सब कॉम्पैक्ट पिस्तौल थी तो उसने इस आदमी को चाकू से क्यों मारा? गोली भी मार सकता था। और उसके किचन में उसने क्या जलाया होगा? राजवीर
पूरी तरह से विस्मित हो चुका था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे इस अमरीक को जल्द ही गिरफ्तार करना होगा, वरना ऐसे कत्ल होते रहेंगे। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 12। वास्को खुश था। उसका वो इंटर्न आज जॉब पर लौट आया था। उस इंटर्न को वास्को ने अपने खास चैम्बर में बुलाया था, जो क्राई की बिल्डिंग के 28वें माले पर था। नरेश भी वहाँ बैठा हुआ था। तुम कल कहाँ थे? वास्को ने पूछा। जैसे ही मैं जेल से छूटा, मुझे अभिषेक ने किडनैप कर लिया था, अमरीक बोला। उसको कोई भी ग्लानि, पछतावा या डर नहीं था। वास्को और नरेश को अमरीक के हाव भाव से लग रहा था कि वो बिल्कुल ही सामान्य है। उसने अभिषेक का खून कर दिया और शायद सत्या का भी, और अब वो एक तरह से वास्को की कैद में है, फिर भी इतना सामान्य। सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुमने 2 खून कर दिए हैं। वास्को गुर्राया। उसकी आवाज में इतनी तल्खी थी कि उसके गार्ड्स ने अपनी अपनी पिस्तौल निकाल ली थी। उन्हें लगा था कि शायद अमरीक कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया ना दिखा दे। मैंने कोई खून नहीं किए, अमरीक सामान्य रूप से बोला। तो क्या सत्या और अभिषेक को भूत ने मार दिया? नरेश बोला। उसकी आंखों में अमरीक के लिए सिर्फ नफरत थी। मैंने आपको बताया ना कि सत्या को एक काले मास्कधारी ने मारा है, अमरीक बोला। और अभिषेक को? वास्को ने तल्ख अंदाज में पूछा। अभिषेक ने मुझे अपने घर में बंद कर रखा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, मैं उसके सर पर फ्लावर वास मारकर भाग गया। फिर मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, अमरीक बोला। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अभिषेक के घर से ओरिएंट ओबेलिस्क किताब का पार्ट 2, उसका लैपटॉप, मोबाइल और उसकी गन चुराई है, नरेश बोला। उसे वो सब पता था जो राजवीर ने अभिषेक के घर पर पूछा था, परंतु कैसे? नहीं नरेश सर, अमरीक शांत स्वभाव में बोला। सच बोलो अमरीक, वास्को बोला। इस बार वो थोड़ा शांत और गंभीर था। सच बोल रहा हूँ, मैंने लैपटॉप, मोबाइल और वो किताब जरूर ली थी, परंतु वो गन नहीं। मैंने तो अभिषेक को मेटल फ्लावर वास, जो कि उसके बेडरूम में था, उससे मारा और भाग गया, अमरीक बोला। वो लैपटॉप, मोबाइल और किताब कहाँ है? नरेश ने पूछा। अमरीक थोड़ा सोच में पड़ गया। सच बोलो वरना तुम्हें महंगा पड़ेगा, वास्को गुस्से में लाल होते हुए बोला। वो लैपटॉप और मोबाइल तो मेरे घर पर है, और वो किताब, अमरीक बोला। वो किताब? वास्को ने पूछा। श्रद्धा ले गई, अमरीक बोला। वास्को ने अमरीक को गुस्से से देखा और उसके पास आकर जोर से तमाचा जड़ दिया। अमरीक को पता ही नहीं चला कि वास्को इतने गुस्से में क्यों था। वास्को ने अपना फोन निकाला और श्रद्धा को वीडियो कॉल किया। कुछ मिनट में ही श्रद्धा ने वीडियो कॉल उठा लिया। सामान्यतः वास्को श्रद्धा को अपने फोन से कॉल नहीं करता था, परंतु अमरीक ने उसे इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया था कि उसने ये छोटी सी भूल कर दी थी। उसे नहीं पता था कि इंस्पेक्टर राजवीर अत्यधिक शातिर है और वो श्रद्धा के जरिए उस तक पहुंच सकता है। श्रद्धा ने फोन पर अमरीक को वास्को के कैबिन में देखा और समझ गई कि अमरीक ने उसकी बात मानकर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया है। वास्को उससे यही करवाना चाहता था। यस सर, श्रद्धा बोली। वो किताब कहाँ है? वास्को ने पूछा। इसने वो किताब जला दी, श्रद्धा बोली। क्या? वास्को के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। वास्को पूरी तरह से विचलित हो गया। उसने अपने एक गार्ड की बंदूक ली
और अमरीक पर गोली चला दी। अमरीक के पेट में वो गोली लगी और वो नीचे गिर गया। वास्को सर, ये क्या किया आपने? श्रद्धा फोन पर चिल्लाई। रुकिए, यदि अमरीक मर गया तो ओरिएंट ओबेलिस्क का राज ही रह जाएगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वास्को अमरीक को दूसरी गोली मारने ही वाला था कि वो अचानक रुक गया। इसको फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाइए, श्रद्धा बोली। वास्को ने नरेश को इशारा किया और नरेश ने फौरन ही अमरीक के पेट पर एक कपड़ा बांध दिया। नरेश ने इशारा किया और सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन अमरीक को लेकर क्राई के 18th फ्लोर पर चले गए और क्राई की मेडिकल टीम अमरीक का इलाज करने लग गई। इधर वास्को और नरेश वीडियो कॉल पर श्रद्धा से बात कर रहे थे। अमरीक ने किताब को जला दिया और वो कह रहा था कि उसने वो कोड याद कर लिया है। श्रद्धा बोली, संभव ही नहीं है इतने पन्ने याद करना। वास्को बोला, वो कह रहा था कि उसे वो रिलेवेंट फ्रेज पता है जो कोड है। श्रद्धा बोली, ये कैसे संभव है? वास्को बोला, प्रोफेसर राजन शर्मा ने ओरिएंट ओबेलिस्क के 2 अलग-अलग वर्जन लिखे थे और दोनों के किन्हीं फ्रेजेस को मिलाकर वो कोड बनेगा, जिसे हम अपने स्पेशल सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ही वो उनकी रिसर्च की एपीआई को कंप्लीट करेगा। किसी के लिए पहले तो ये जानना कि वो फ्रेज कौन से है और फिर उन्हें बिना किसी संदर्भ के याद करना इतना आसान कहाँ है? वास्को अपने आप से बोल उठा। वो शायद अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये अमरीक, ये इंटर्न कौन है। श्रद्धा और नरेश दोनों ही चुप थे। इस अमरीक की कुंडली निकालो, वास्को ने श्रद्धा को बोला। मैं उसके साथ बहुत समय से हूँ, मुझे उसके बारे में सब पता है, श्रद्धा बोली। नहीं, उसने तुम्हें गुमराह किया है, वास्को बोला। ये आपको कैसे पता सर? श्रद्धा बोली, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हें इस इंटर्न के पीछे छोड़ रहा हूँ, परंतु सच ये है कि मुझ तक झूठी खबरें पहुंचाने में वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, वास्को बोला। नरेशों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था, परंतु वो चुप रहा। ठीक है, मैं आपके इस इंटर्न की कुंडली निकालती हूँ, श्रद्धा बोली और उसने फोन काट दिया। वास्को कुछ गंभीर विचार में चला गया। सर, एक बात पूछूं? नरेश बोला। वास्को को पता था कि वो क्या पूछेगा। उसने बोला, जब ये इंटर्न 5 लाख रुपए के बदले 2 महीने हमारे यहाँ बिना पैसे के ही काम करने को राजी हुआ, तभी मुझे कुछ शक हुआ। इसलिए मैंने श्रद्धा को इससे मिलने के लिए बोला। श्रद्धा इस इंटर्न से मिली और उससे फ्रेंडशिप कर ली ताकि उसकी जानकारी मुझे दे सके, परंतु श्रद्धा को इस अमरीक ने बेवकूफ बना दिया। समझ गया, अमरीक ने श्रद्धा को कन्विंस किया और उसने आपको, ताकि आप उसे इंटर्न रख लो, नरेश बोला। नरेश भी सोच में पड़ गया कि उस अमरीक को कैसे पता कि वास्को जितना पावरफुल और सक्सेसफुल आदमी एक इंटर्न के लिए इतना पेन लेगा। अमरीक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था और अब नरेश को उससे डर लग रहा था। एक बात और पूछनी थी सर, नरेश बोला। पूछो, वास्को बोला और अपने ब्लैक डैनियल की बोतल से एक पैक बनाते हुए सोफे पर बैठ गया। इस अमरीक ने उसका बीपी बढ़ा दिया था। राजन शर्मा ने 2 किताब में 2 अलग अलग कोड लिखे थे। यदि अमरीक ने अभिषेक के घर से एक किताब उठा भी ली और उसने वो कोड याद कर भी लिया, तो वो दूसरी किताब, नरेश बोला। हाँ, ये सोचने का विषय है, वास्को बोला। राजन शर्मा ने ये दोनों किताबें ही कहीं छुपा रखी थी। श्रद्धा को आपने राजन की सेक्रेटरी बना के रखा था, परंतु वो भी राजन शर्मा से ये नहीं जान पाई थी
कि वो दोनों किताबें कहाँ है। हाँ, वास्को ने हामी में सर हिलाया। उसका सर ब्लैक डेनियल की सिप लेने के बाद भी घूम रहा था। अमरीक ने कुछ ऐसा कर दिया था कि वास्को को ये खेल उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अभिषेक को वो किताब कैसे मिली? वास्को बोला। ये भी अपने आप में एक राज है, नरेश बोला। तुम उस एसीपी को बोलो फौरन मेरे पास आए। वास्को कुछ देर सोचकर बोला और गहरी सोच में पड़ गया। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 13। इंस्पेक्टर राजवीर क्राई की उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे पता चल गया था कि अमरीक क्राई में आया है। वो फौरन ही क्राई की बिल्डिंग में घुस गया और उसने रेनू से बोला, मैं उस अमरीक को गिरफ्तार करने आया हूँ। उसने एक और खून कर दिया है। रेनू आश्चर्यचकित रह गई। किसका? वो अनायास ही पूछ उठी। अभिषेक कुमार, प्रेसिडेंट मूडस्टोन का। राजवीर बोला। क्या? रेनू बोली। हालांकि उसने अखबार और मीडिया में ये खबर सुन ली थी। राजवीर बोला। अभी मैं अमरीक के घर से ही आ रहा हूँ। वहां उसने एक और आदमी को मारा है। क्या? इस बार रेनू वास्तव में चौंक गई थी। ये अमरीक कोई बहुत ही खतरनाक ट्रेन मर्डरर है। इसका यूं खुले में घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम फौरन मुझे 14th फ्लोर पर जाने का कार्ड दो। राजवीर बोला। सर, पर आपको किसने बताया कि अमरीक यहाँ आया है? रेनू ने पूछा। तुमको क्या लगता है मुंबई पुलिस घास खाती है? अमरीक क्राई की बिल्डिंग की तरफ ही आया है, और यदि वो यहाँ आया है तो जरूर क्राई की बिल्डिंग में ही आया होगा। राजवीर गुस्से से बोला। सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। रेनू बोली। नहीं, तुम मेरे साथ 14th फ्लोर पर चलो। राजवीर बोला। रेनू ना चाहते हुए भी राजवीर के साथ लिफ्ट तक गई और राजवीर ने रेनू को इशारा किया कि 14th फ्लोर पर जाने के लिए अपना कार्ड टैप करे। राजवीर और रेनू 14th फ्लोर पर पहुंच गए थे। वहां का बुलेट प्रूफ ग्लास डोर भी रेनू ने अपने कार्ड से खोल दिया था। रितु भी वहां थी और इंस्पेक्टर राजवीर को देखकर उसके पास आ गई। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? रितु बोली। अमरीक ने अभिषेक के साथ साथ किसी और का भी खून कर दिया है, रेनू बीच में बोली। राजवीर ने नजर भर रेनू को देखा। अमरीक कहाँ है? राजवीर बोला। वो उस 14th फ्लोर के चारों ओर देख रहा था। आज अमरीक, रितु कुछ बोलने वाली थी, तभी पीछे से नरेश खट्टर भी आ गया और उसने रितु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रुकने के लिए कहा। नरेश ने रितु की बात पूरी की और बोला, अमरीक आया था, परंतु हमने उसे पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करने के लिए बोल दिया। राजवीर को कुछ शक हो गया था। यदि ऐसा था तो रेनू और रितु पहले ही उसे बता देती। राजवीर को समझ आ गया था कि नरेश कुछ छुपा रहा था। राजवीर बोला, ऐसा था तो आप लोगों ने उसे छुड़वाया क्यों? 2 खून और होने से बच जाते। राजवीर की आंखों में गुस्सा था। हमने उसे छुड़ाया। नरेश थोड़ा अपनी टोन को उग्र करते हुए बोला। खैर छोड़िए, राजवीर बोला। आप प्लीज जाकर अमरीक को पकड़िए। वो पुलिस स्टेशन नहीं गया तो पता नहीं कहाँ होगा। नरेश बोला। क्या मैं आज का सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? राजवीर बोला। रेनू कुछ बोलने वाली थी, परंतु उससे पहले नरेश बोला, हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। हाउ कन्वीनियंट, राजवीर सरकास्टिकली बोला। ठीक है, आप अपना सीसीटीवी ठीक करवाइए, मैं फिलहाल चलता हूँ। राजवीर ने उन तीनों को, रितु, रेनू और नरेश को शक भरी नजरों से देखा। फिर उसने 14th फ्लोर को नजर भर देखा और रेनू के साथ ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और चुपचाप क्राई की बिल्डिंग से बाहर निकल गया।
राजवीर को समझ आ गया था कि ये लोग कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। वो फौरन एसीपी के ऑफिस चला गया। सर, मुझे क्राई बिल्डिंग को सर्च करने की परमिशन और वारंट चाहिए, राजवीर बोला। क्या तुम पागल हो गए हो? एसीपी बोला। वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके उस बड़े कैबिन में राजवीर खड़ा हुआ था। सर, आपने ही मुझे इस केस की स्पेशल परमिशन दी थी। वर्ली मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, राजवीर बोला। और अब मैं ही कह रहा हूँ कि क्राई को सर्च करने की क्या जरूरत है, एसीपी बोला। सर, वो अमरीक, वो इंटर्न कोई साधारण आदमी नहीं है, अपितु बहुत ही ट्रेन किलर है, राजवीर बोला। एसीपी को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। फिर भी राजवीर आगे बोला। सर, पहला खून उसने एक छोटी सी रस्सी से गला घोट के कर दिया। कोई भी अनट्रेन्ड आदमी इतनी आसानी से ये कारनामा नहीं कर सकता। फिर अभिषेक को सब कॉम्पैक्ट पिस्तौल से गोली मारी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके कांस्टेबल भी उस गन को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते होंगे। और तीसरा? एसीपी आश्चर्य से बोला। हाँ, आज सुबह मुझे फोन आया कि खड्डा बस्ती की गली 20 में एक मकान में लाश पड़ी है। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि उस मकान को अमरीक ने किराए पर लिया हुआ है, राजवीर बोला। इससे ये कैसे साबित हुआ कि अमरीक ने उसे मारा है, एसीपी बोला। सर, वो आदमी कालिया गैंग का शार्प शूटर और मर्डरर है, राजवीर बोला। मैं कुछ समझा नहीं, एसीपी बोला। कालिया गैंग कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेकर लोगों को मारता है, राजवीर बोला। वो मुझे पता है, एसीपी झिल्ला कर बोला। तो सर, ऐसे प्रोफेशनल मर्डरर को कौन कराटे चॉप मारकर गिरा सकता है और फिर उसी के खंजर को उसके दिल के आर पार कर सकता है, राजवीर बोला। तो वो कातिल अमरीक को मारने गया था और उसे अमरीक ने मार डाला, एसीपी बोला। हाँ सर, और अब आप ही बताइए कि अमरीक को पकड़ा नहीं गया तो आगे और क्या क्या हो सकता है, राजवीर बोला। परंतु इसका क्राई से क्या संबंध है, एसीपी बोला। सर, क्राई या तो अमरीक से मिला हुआ है या कुछ और बात है, राजवीर बोला। क्या बकवास कर रहे हो, एसीपी बोला। हाँ सर, सोचिए अमरीक आज क्राई गया था। मेरे कांस्टेबल ने मुझे खबर दी थी। मैं जब क्राई गया तो रेनू और रितु दोनों ने ही नहीं बोला कि अमरीक वहां नहीं आया, परंतु नरेश ने बोला, राजवीर बोला। समझ गया। यदि अमरीक वहां आया ही नहीं था तो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें पहले ही बता देती, एसीपी बोला। बिल्कुल सर, राजवीर बोला। एसीपी को पता था कि राजवीर बहुत ही शातिर और चालाक अफसर है। यदि उसने ठान ली तो इस केस की पूरी तफ्तीश करेगा। उसके पास अभी वास्को का फोन आया था और वास्को नहीं चाहता था कि इस केस की ज्यादा तफ्तीश हो। एसीपी को किसी भी तरीके से राजवीर को इस केस से हटाना था। देखो राजवीर, मैं समझ सकता हूँ, एसीपी बोला, परंतु ये केस तुम्हारा नहीं है। तुमने उस लाश का पता लगाया जो गायब हो गई थी। तुम उस केस को क्लोज करो। ये क्राई का मैं देखता हूँ। राजवीर को समझ आ गया था कि एसीपी राजवीर को क्राई का सर्च वारंट नहीं देगा। राजवीर को पुलिस में बहुत समय हो गया था और वो उन बातों को भी अच्छे से समझ लेता था जो कही नहीं जाती थी। ठीक है सर, मैं उस लाश की तफ्तीश करता हूँ। वो किसी प्रोफेसर की है। प्रोफेसर? इससे पहले राजवीर आगे कुछ बोलता, एसीपी बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी तफ्तीश करो और अमरीक को ढूंढो, क्राई को मुझ पर छोड़ दो। राजवीर ने हामी में सर हिलाया और एसीपी को सल्यूट मारते हुए बाहर आ गया। राजवीर गुस्से से तमतमा रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अमरीक क्राई में ही है। वो एसीपी के ऑफिस से बाहर आ गया
और तभी उसे किसी ने जोर से सैल्यूट किया। सलाम साहिब। राजवीर ने देखा एक 45 वर्षीय आदमी हेड कांस्टेबल की ड्रेस में उसके सामने था। अरे रामलाल तुम? राजवीर बोला। जी सर। रामलाल बोला। तुम यहाँ कैसे? राजवीर बोला। सर मैं एसीपी माधव साहब का ड्राइवर हूँ। वो मुझे उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना आप। रामलाल बोला। क्या बात है, वैसे तुम हो ही इतने ईमानदार कि कोई भी तुम्हारे काम से इम्प्रेस हो जाएगा। राजवीर बोला। थैंक्स सर। वैसे सर सच बताऊं तो आपके साथ काम करने का जो मजा था वो एसीपी साहब के साथ नहीं है। रामलाल बोला। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी हो। राजवीर बोला। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। कभी आपके काम आ सकूं तो बताना। आपने मेरी एक बार जान बचाई थी जब हम कालिया गैंग के एक आदमी को पकड़ने के लिए रेड करने गए थे। मैं आज भी भूला नहीं हूँ कि आपने कैसे अपनी जान जोखिम में डाली थी। रामलाल बोला। कोई नहीं। राजवीर ने रामलाल को हग किया। रामलाल जा ही रहा था कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? क्या सर? रामलाल बोला। राजवीर ने फिर कुछ रामलाल के कान में बोला। रामलाल ने आश्चर्य से राजवीर की ओर देखा और हामी में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राजवीर ने कुछ बहुत ही खतरनाक सोच लिया था। वो इस प्रकार से 3 खून करने वाले कातिल को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 14। तुमने यहाँ आने का खतरा क्यों उठाया? प्रथमेश बोला। सर मैं भी अभिषेक और सत्या की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। रेनू बोली। वो दोनों प्रथमेश के आलीशान मकान में बैठे हुए थे। इस समय रात के 11 बज रहे थे और रेनू बहुत ही चौकन्ना होकर वहां आई थी। मैं ये बोलने आई थी कि अमरीक आज क्राई आया था परंतु वापस नहीं गया। रेनू बोली। क्या? प्रथमेश ने चौंकते हुए बोला। हाँ, उसको ढूंढने वो इंस्पेक्टर राजवीर भी आया था परंतु उसे नरेश ने भगा दिया। रेनू बोली। समझा, परंतु अमरीक क्राई में कहाँ है? प्रथमेश बोला। वो पता नहीं कहाँ है। वो आया तो था परंतु वापस नहीं गया। कम से कम रात के 9 बजे तक तो नहीं गया था क्योंकि मैं ऑफिस में ही थी। रेनू बोली। वास्को उसे लेकर चला गया होगा। प्रथमेश बोला। नहीं, वास्को भी तो ग्राउंड फ्लोर से ही जाएगा। मैं वहीं बैठी हुई थी अमरीक के इंतजार में। रेनू बोली। वैसे ही अमरीक बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने अभिषेक को मारा, सत्या को मारा और वो किताब लेकर गायब हो गया। प्रथमेश बोला। इतना ही नहीं, उसने एक और आदमी को भी मारा है। रेनू बोली। कालिया गैंग का किलर? प्रथमेश बोला। हाँ, आपको कैसे पता? रेनू बोली। मैंने ही भेजा था उसे ताकि वो अमरीक को मारकर वो किताब और अभिषेक का लैपटॉप और मोबाइल मेरे पास ले आए। प्रथमेश बोला। अच्छा, परंतु ये अमरीक कोई बहुत ही ट्रेन किलर है। कहीं वो किसी मिलिट्री वगैरह से तो नहीं है? रितु की तरह? रेनू बोली। पता नहीं। रितु की तरह? प्रथमेश बोला। हाँ, रितु एक ट्रेन फाइटर है, मिलिट्री लेवल। उसके पिता मिलिट्री में थे। रितु को हर टाइप का हथियार चलाना आता है और मार्शल आर्ट में तो वो परफेक्ट है। रेनू बोली। क्या बात है, तो तुम रितु से पूछो कि अमरीक का कुछ पता लगा सकती है क्या? वो तो तुम्हारी खास है। प्रथमेश बोला। ठीक है, मैं रितु से पूछती हूँ। वैसे रितु को भी इस अमरीक पर पहले ही दिन से शक हो गया था। रेनू बोली। क्या अमरीक आज कोई लैपटॉप वगैरह लेकर ऑफिस आया था? प्रथमेश बोला। हाँ, अपना बैग लेकर तो आया था। उसमें लैपटॉप हो सकता है। पर क्यों पूछ रहे हो? रेनू बोली। क्योंकि अभिषेक के लैपटॉप और मोबाइल को लेना बहुत जरूरी है
उसमें ही वो सॉफ्टवेयर है जो उस राजन के फॉर्मूले को रन कर सकता है। प्रथमेश बोला। मैं समझी नहीं। रेनू बोली, अरे यार, प्रोफेसर राजन ने जो फॉर्मूला बनाया था जिससे कैंसर का क्योर हो सकता था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पर बनाया था और उसका कोड उसने ओरिएट ओबेलिस्क नामक किताब में छिपा दिया था। अब यदि किसी भी फार्मा कंपनी को कैंसर की दवाई बनानी है तो उसे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर राजन की रिसर्च और वो किताब भी चाहिए। प्रथमेश बोला, इतनी सिक्योरिटी? रेनू बोली, हाँ, क्योंकि राजन ने जब कैंसर का टेम्पररी क्योर ढूंढ लिया था तो हमने और क्राई दोनों ने उसे पैसे दे दिए थे, परंतु क्राई ने हमसे ज्यादा पैसे दे दिए थे। राजन सिर्फ पैसे के लिए काम करता था। प्रथमेश बोला, तो उस फॉर्मूले में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी? रेनू बोली, नहीं, परंतु राजन को समझ आ गया कि क्राई ने तो कई हजार करोड़ बनाए परंतु उसे 2 करोड़ रुपए ही मिले। प्रथमेश बोला, समझ गई। जब उसने कैंसर को जड़ मूल से खत्म करने का फॉर्मूला बना लिया था तो उसने इसे हाइड कर दिया। रेनू बोली, हाँ, जब जब उस फॉर्मूले से दवाई बनाई जाएगी एक अलग कोड को यूज करना पड़ेगा जो केवल राजन को पता होगा। वो उन 300 पन्नों की दोनों किताबों के मिले जुले कॉम्बिनेशन होंगे ताकि राजन को हर बार पैसे मिले। प्रथमेश बोला, क्या बात है? रेनू बोली, तभी मैंने राजन से संपर्क किया और मैंने कहा, पिछली बार तो वास्को बाजी मार गया था, परंतु इस बार यदि वो मुझे कोड बेचेगा तो मैं उसे हमारे प्रॉफिट में से परसेंटेज दे दूंगा। प्रथमेश बोला, फिर वो राजी हो गया? रेनू ने पूछा। इससे पहले प्रथमेश कुछ बोलता, प्रथमेश का फोन बजा। हेलो? प्रथमेश ने फोन उठाया। वो किसी प्राइवेट नंबर से आया था। तुमने हमसे झूठ बोला था और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फोन पर किसी ने खुकार स्वर में बोला। कौन बोल रहा है? क्या बकवास है? प्रथमेश गुस्से में बोला। कालिया बोल रहा हूँ। तूने बताया नहीं कि तू जिसे मरवाना चाहता है वो मिलिट्री लेवल ट्रेन आदमी है। सॉरी कालिया भाई, मुझे खुद नहीं पता था। प्रथमेश बोला, परंतु अब तुझे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कालिया बोला। उसके स्वर खूंखार थे और किसी की भी रूह को कपा सकते थे। भाई आप बताइए, आपको कितने पैसे भेजूं? प्रथमेश बोला। पैसे नहीं, मुझे सिर्फ उस आदमी का पता बता दो। कालिया बोला। वो क्राई की बिल्डिंग में आज गया था परंतु अब तक वहां से वापस नहीं आया। प्रथमेश बोला। यदि तेरी ये खबर गलत निकली तो समझ ले ये तेरा आखिरी झूठ था। कालिया बोला और उसने फोन काट दिया। प्रथमेश के माथे पर बल आ चुके थे। उसने रेनू को देखा। रेनू ने दोनों आंखें बंद करके अपना सर धीरे से झुकाया, मानो कह रही हो कि अमरीक क्राई की बिल्डिंग में ही है। अब ये कहानी उलझ गई थी। प्रथमेश ने कालिया गैंग को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि कालिया गैंग अपने किसी भी आदमी की मौत को यूं आसानी से जाने नहीं देगा। प्रथमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अमरीक ने कैसे कालिया गैंग के आदमी को मार डाला था। कौन था ये अमरीक और क्या चाहता था? उसका इरादा क्या था? उसने पहले सत्या को मारा और फिर अभिषेक को। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अमरीक वास्को का आदमी है जो चुन चुन कर प्रथमेश के लोगों को मार रहा था। कहने को वो क्राई का इंटर्न था, परंतु वो नुकसान प्रथमेश को पहुंचा रहा था। कहीं अब वो रेनू को नुकसान न पहुंचा दे। और उसे न सिर्फ उस किताब के बारे में पता है, अपितु काले मास्कधारी का राज भी जानता था। उसे कैसे पता था काले मास्कधारी के बारे में? उसका उस मृतक प्रोफेसर राजन से क्या कनेक्शन था? रेनू, तुम एक काम करो। प्रथमेश ने रेनू की ओर देखते हुए बोला। बोलिए। रेनू बोली। तुम प्रोफेसर राजन के बारे में जो भी जानकारी जुटा सकती हो जुटाओ।
कौन कौन था उसकी फैमिली में? प्रथमेश बोला। प्रोफेसर राजन की लाइफ बहुत ही पर्सनल थी, रेनू बोली। कोई बात नहीं, तुम किसी डिटेक्टिव को हायर करना चाहती हो तो कर लो, परंतु मुझे प्रोफेसर राजन की एक एक डिटेल चाहिए। मुझे अमरीक और राजन का कनेक्शन जानना है, प्रथमेश बोला। परंतु आपको कैसे पता कि उन दोनों में कोई कनेक्शन है? रेनू बोली। रेनू, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अमरीक ने काले मास्कधारी के बारे में बोला, जो कि केवल राजन को पता था। अमरीक को राजन की दोनों ओरिएंट ओबेलिस्क किताबों का पता था और उसने अभिषेक का लैपटॉप भी इसी ने गायब किया। अमरीक उस राजन से कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है, बस यही पता लगाना है, प्रथमेश बोला। ठीक है, रेनू बोली। परंतु ये अमरीक कुछ बहुत ही खतरनाक है। तुम उस ऋतु के साथ ही काम करो, प्रथमेश बोला। ऋतु के साथ? क्या वो आपके लिए काम करती है? रेनू ने पूछा। नहीं, ऋतु को मैं नहीं जानता, परंतु यदि उसको भी कराटे वगैरह आते हैं तो तुम उसके साथ सुरक्षित हो, प्रथमेश बोला। परंतु वो ऋतु कहीं वास्को कुछ बता नहीं दे, रेनू बोली। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऋतु को वही बताओगी जो बताने लायक बात होगी, प्रथमेश बोला और धीरे से रेनू के कंधे पर अपने हाथ से मारा। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 15। इंस्पेक्टर राजवीर ने श्रद्धा के कॉल डिटेल्स निकलवा लिए थे। श्रद्धा ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिससे वो इंटर्न संपर्क में था। उस इंटर्न के फोन से कई बार श्रद्धा को फोन किया गया था और कई बार श्रद्धा ने भी उसे फोन किया था। इससे ये तो साफ था कि उस इंटर्न के क्राई को ज्वाइन करने से पहले से ही श्रद्धा और वो इंटर्न एक दूसरे को जानते थे। परंतु श्रद्धा के फोन पर वास्को के पर्सनल नंबर से फोन आना हैरान कर देने वाला था। श्रद्धा को क्राई का मालिक फोन कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि क्राई का मालिक श्रद्धा और वो इंटर्न आपस में मिले हुए थे। आखिर क्या राज था इसका? राजवीर ने अपने सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर कुंवर सिंह को बुलाया। कुंवर सिंह 30 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान था और राजवीर का सबसे भरोसेमंद साथी। कुंवर सिंह ने राजवीर को सैल्यूट किया और राजवीर ने उसे अपनी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कुंवर, मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे रहा हूँ, राजवीर बोला। हाँ सर, बोलिए, कुंवर बोला। तुम्हें इस श्रद्धा की जन्म कुंडली निकालनी है, राजवीर बोला। उसने वो कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड के पन्ने कुंवर को दे दिए। बिल्कुल सर, हो जाएगा, कुंवर बोला। मुझे ये पता लगाना है कि श्रद्धा, अमरीक और वास्को के बीच में क्या कनेक्शन है, राजवीर बोला। वास्को? वो क्राई कंपनी का मालिक? कुंवर बोला। हाँ, वही, राजवीर ने जवाब दिया। सर, आप बहुत ऊंचा हाथ मार रहे हैं। होप कि आपने एसीपी साहब से परमिशन ले ली है, कुंवर बोला। मुझे एसीपी ने इस केस पर काम करने से मना कर दिया है, राजवीर बोला। क्या? कुंवर आश्चर्य से बोला। फिर आप? राजवीर ने कुंवर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अमरीक एक शातिर और खूंखार हत्यारा है। वो शायद वास्को के लिए काम कर रहा है और अपने एसीपी साहब को वास्को ने शायद इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो सर, आप क्यों इन सब में? कुंवर बीच में बोला, परंतु राजवीर ने उसकी बात काट दी और बोला। क्या मैं किसी खतरनाक कातिल को ऐसे ही मुंबई की सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दूं? कुंवर को समझ आ गया था कि राजवीर भावुक हो रहा था। ठीक है सर, मैं आपका काम कर दूंगा, कुंवर बोला। मैं आपको 24 घंटों में ही श्रद्धा की पूरी डिटेल्स देता हूँ। कुंवर ने राजवीर को सैल्यूट किया और उसके कैबिन से निकल गया। राजवीर को अब थोड़ी चैन की सांस आई थी। उसे पता था कि कुंवर अपने काम में बहुत ही सिंसियर है और जल्द ही
वो उस श्रद्धा की पूरी जानकारी निकाल लेगा। राजवीर अभी अपने इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था कि उसे साइबर सेल से जूनियर अफसर का फोन आया। हेलो सर। हाँ बोलो सर, वो लाश वो प्रोफेसर राजन, आपने मुझे कहा था उनकी डिटेल्स का पता लगाओ। हाँ, तुमने बताया था कि वो किसी कैंसर रिसर्च पर काम कर रहे थे, राजवीर ने बोला। हाँ सर, मैंने उनकी पूरी डिटेल्स निकाल ली है। उनको किसी ने बहुत सारा पैसा कैश में दिया था। कैश में पैसे दिए थे? तुम्हें कैसे पता? मैंने उनके बैंक रिकॉर्ड्स निकाले। कुछ 1.5 साल पहले उन्होंने अपने अकाउंट में बहुत से पैसे कैश में जमा करवाए थे। 1 महीने में कुछ 5 एंट्रीज है, कुल मिलाकर 50-52 लाख रुपए हैं। इतना पैसा एक रिटायर्ड प्रोफेसर के पास? राजवीर ने अनायास ही बोला। साथ ही उन्होंने ये पैसे अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। जयेश शर्मा, जो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, जूनियर अफसर बोला। तो फिर उसके बेटे से मिलना पड़ेगा, राजवीर बोला। बिल्कुल मिलिए सर। और एक बात और पता चली है कि राजन ने श्रद्धा सैनी को भी महीने के महीने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, जूनियर अफसर बोला। क्या? श्रद्धा सैनी को राजन शर्मा पैसे ट्रांसफर कर रहा था? ये क्या बुद्धि है? राजवीर आश्चर्य से बोला। हाँ सर, और ये वो ही लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से अमरीक से भी टच में थी, जूनियर अफसर बोला। वेरी गुड, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारे पास इस जयेश शर्मा की तस्वीर हो तो भेज दो, राजवीर बोला। सर, उसकी तस्वीर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ, जूनियर अफसर बोला और उसने फोन काट दिया। राजवीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। श्रद्धा सैनी अमरीक से भी टच में थी, उसको वास्को भी फोन कर रहा था और वो राजन शर्मा से भी महीने के महीने पैसे ले रही थी। इसका मतलब राजन शर्मा की मौत और अमरीक के द्वारा किए गए खून में कुछ तो कनेक्शन था। एसीपी राजवीर को इस केस से हटाना चाहता था, परंतु एसीपी माधव को नहीं पता था कि ये सब कनेक्टेड केस है। राजवीर को जाने अनजाने में उसने अमरीक के केस पर ही लगा दिया था। राजवीर अब ये बात एसीपी को तब तक नहीं बताएगा जब तक वो इस केस को सुलझा नहीं लेता। राजवीर को अब इस श्रद्धा को गिरफ्तार करना होगा। ये केस अब बहुत ही ज्यादा उलझ गया था। राजन शर्मा श्रद्धा को पैसे क्यों दे रहा था? राजन शर्मा के पास इतना पैसा कैश में कहां से आया? और राजन शर्मा का बेटा अब तक पुलिस के पास क्यों नहीं आया? उसे तो पता चल गया होगा कि उसके पिता की लाश मुंबई के हॉस्पिटल में है, और यदि उसने वो खबर नहीं भी पढ़ी तो भी इतने दिनों से अपने पिता से बात नहीं हो रही थी, तो उसने पता क्यों नहीं लगवाया? इसका एक ही मतलब है कि उसे पता था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कहीं वो ही तो अमरीक नहीं है जो अपने पिता की मौत का बदला ले रहा हो? इसका मतलब राजन की हत्या मूनस्टोन और क्राई दोनों के कुछ कर्मचारियों ने की थी, क्योंकि अमरीक ने क्राई के स्टोर मैनेजर को और मूनस्टोन फार्मा के प्रेसिडेंट को मारा था। परंतु उसने कालिया गैंग जैसे खतरनाक गैंगस्टर के आदमी को भी मार दिया था। किसने कालिया गैंग को हायर किया था? ये भी राजवीर के सामने एक बहुत बड़ी पहेली थी। तभी जूनियर अफसर ने ईमेल पर जयेश शर्मा की पूरी डिटेल्स भेज दी थी। राजवीर ने अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले जयेश शर्मा की फोटो देखी। उसे यकीन था कि अमरीक ही जयेश शर्मा होगा, परंतु राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि जयेश शर्मा तो कोई और ही था। वो एक 24-25 वर्षीय नौजवान था जिसकी शक्ल मृतक राजन शर्मा से मिलती थी। इसका मतलब राजन शर्मा का बेटा दिल्ली में ही था और उसे पता ही नहीं था कि उसके पिता की हत्या को तकरीबन 10-12 दिन हो चुके थे। राजवीर को समझ आ गया था कि उसे इस जयेश शर्मा से भी मिलना पड़ेगा।
परंतु उससे पहले उसे उस श्रद्धा मैडम से मिलना था। उसने तुरंत ही कुंवर को फोन लगाया। हेलो, कुंवर बोला। तुम श्रद्धा को अरेस्ट कर लो, राजवीर बोला। अरेस्ट? कुंवर को आश्चर्य हुआ। इंस्पेक्टर राजवीर को क्या हो गया है? पहले एसीपी के मना करने पर भी इस केस पर काम कर रहे हैं और अब बोल रहे हैं श्रद्धा को अरेस्ट कर लो। किस जुर्म में? कुंवर ने पूछा। उसने अमरीक की मदद की है अनेक कत्ल करने में, राजवीर बोला। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुंवर ने काउंटर में प्रश्न किया। जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, राजवीर ने बोला और फोन काट दिया। कुंवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर एसीपी माधव का नंबर डायल कर दिया। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 16। अमरीक को धीरे धीरे होश आ रहा था और उसको पता ही नहीं चला कि उसने एक पूरा दिन बेहोशी की हालत में निकाल दिया था। वास्को की गोली से घायल होने के कारण उसका काफी ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर्स ने उसका इलाज अच्छे से कर दिया था और उसके पेट में से गोली भी निकाल दी थी। अब वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। अमरीक ने देखा कि दोपहर का समय हो रहा होगा और सूरज की हल्की हल्की रोशनी उसके कमरे में आ रही थी, क्योंकि कमरे में फोटोक्रोमिक ग्लासेस लगे थे। वो कोई छोटा मोटा आईसीयू जैसा रूम लग रहा था। तभी एक डॉक्टर की वेशभूषा पहने व्यक्ति उसके पास आ गया। तुम कैसा फील कर रहे हो? उस डॉक्टर ने बहुत ही मृदु भाव से पूछा। उस डॉक्टर के साथ साथ एक नर्स भी उसके पास आ गई थी। ठीक लग रहा है, अमरीक बोला। पर मैं हूँ कहाँ? अमरीक ने पूछा। तुम क्राई की बिल्डिंग में ही हो, ये मेडिकल रूम है, डॉक्टर बोला। ओह, ये ठीक है। वास्को पहले गोली चलाता है फिर इलाज कराता है, अमरीक ने गुस्से से बोला। हालांकि इस गुस्से के कारण उसके पेट में लगे स्टिचेस पर जोर पड़ा और उसे दर्द भी हुआ। तुम इतना टेंशन मत लो, आराम करो, डॉक्टर ने अमरीक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। डॉक्टर फिर अमरीक की रिपोर्ट्स देखने में बिजी हो गया। अमरीक अपने पेट को पकड़कर लेट गया। अमरीक के सामने पूरा का पूरा सीन आ गया, कैसे वास्को ने उसे गोली मारी थी और उस श्रद्धा के कहने पर उसने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी। अमरीक को पहले से ही श्रद्धा पर शक था, अब उसका शक यकीन में बदल गया था। अमरीक अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि मेडिकल रूम का दरवाजा खुला और वास्को अपने बॉडीगार्ड और नरेश खट्टर के साथ उसके सामने आ गया था। तुम फौरन वो कोड लिखकर नरेश को दे दो, वास्को ने गुस्से से बोला। अमरीक ने वास्को को नजर भर देखा और उसके तमतमाते चेहरे को देखकर उसको हल्की सी हंसी आ गई। अमरीक, नरेश चीखा, तुम अपने आप को बहुत ही ओवर स्मार्ट समझते हो। तुझे हमारे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। यदि नहीं पता होता तो मैं यहाँ आता, अमरीक ने बहुत ही बेरुखी से बोला। वास्को को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने खींचकर अमरीक को एक चाटा मारा। अमरीक बहुत जोर से करा उठा। डॉक्टर अमरीक की चीख सुनकर अमरीक के पास आ गया। वास्को ने हाथ के इशारे से डॉक्टर को रोक दिया। अमरीक, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। यदि तूने वो कोड नरेश को लिखकर नहीं दिए तो समझ लेना कि तेरा पल पल जीना मुश्किल हो जाएगा, वास्को खूंखार स्वर में बोला। परंतु मेरा क्या फायदा, अमरीक बोला। मतलब, वास्को चौंकते हुए बोला। मुझे हर कोड चलाने के 50 लाख चाहिए, अमरीक बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, नरेश बोला।
सोच लो, अमरीक बोला। वास्को सोच में पड़ गया था। नरेश ने वास्को को देखा, फिर अमरीक को देखते हुए बोला, तू शायद पागल हो गया है। अमरीक ने वास्को को देखा और बोला, आपका ये चीफ ऑपरेटिंग अफसर इतना दिमाग से पैदल है? नरेश गुस्से से तमतमा उठा। वास्को ने डॉक्टर को देखा और बोला, तुम इस अमरीक का इलाज जल्दी करो। फिर उसने अमरीक को देखा और बोला, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, फिर हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वास्को एक झटके में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसका बॉडीगार्ड भी चला गया। नरेश खट्टर अभी वहीं खड़ा हुआ था और अमरीक को देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई इतना दुस्साहसी हो सकता है। ये इंटर्न कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। अमरीक ने नरेश की तरफ देखा और बोला, मुझे तो यहाँ तक पता है कि राजन शर्मा से तुम्हारी डील कितने में हुई थी। नरेश के होश उड़ गए। इस इंटर्न को राजन शर्मा के बारे में पता था? क्या बक रहे हो? नरेश ने गुस्से में बोला, परंतु वो अंदर से हिला हुआ था। वही जो तू सुन रहा है। तू निरव मूर्ख है, तू नौकर है और नौकर ही रहेगा। अमरीक अपना पेट पकड़ते हुए बोला। वास्को के चाटे से उसके स्टिचेस पर जोर पड़ गया था और वो दर्द कर रहे थे। क्या बकवास कर रहा है? नरेश चीखा। हाँ, तू सिर्फ नौकरी कर सकता है, वास्को की तरह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, अमरीक बोला। नरेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ये अमरीक कहना क्या चाहता था? अमरीक नरेश को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो नरेश के अंतर्द्वंद को अच्छे से समझ चुका था। नरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। नरेश की बाहें झुक गईं, जैसे वो कोई बाजी हार गया हो, और वो धीमे कदमों से जाने लगा। तभी अमरीक चिल्लाया, यदि तुम्हें कभी भी लगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम मेरे से बात करना, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। नरेश रुका, परंतु बिना पीछे मुड़े ही उसने अमरीक की बात सुनी। वो डॉक्टर और नर्स भी वही थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नरेश और अमरीक क्या बात कर रहे हैं। नरेश फिर तुरंत ही वहां से चला गया। अमरीक चुपचाप अपना पेट पकड़कर अपने बेड पर लेट गया। नर्स ने उसके स्टिचेस देखे और कुछ दवाइयां अमरीक को दे दी। डॉक्टर भी वहां से निकल गया था। उसने नर्स को इशारे से समझा दिया था कि वो इस अमरीक के पास ही रहे। अमरीक अकेले बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आ गया कि कैसे उसने श्रद्धा को मूर्ख बनाया था। जब उसने क्राई की क्विज को टॉप किया और उसने इंटर्नशिप की मांग की, तब एक लड़की उससे अचानक से मिलने आ गई थी। वो दिखने में बला की सुंदर थी और वो उसे रिझाने की कोशिश करने लग गई थी। वो लड़की श्रद्धा थी। श्रद्धा के पास कोई कारण नहीं था कि वो अमरीक से मिले और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करे। अमरीक एक अनएम्प्लॉयड गरीब आदमी था। उसे तभी समझ आ गया था कि श्रद्धा को क्राई ने भेजा होगा। वास्को की शातिरता के बारे में अमरीक जानता था। अमरीक ने श्रद्धा को वो सब कुछ बताया जो उसे क्राई में इंटर्नशिप करने में मदद करेगा और क्राई को समझने में मदद मिलेगी। श्रद्धा ने कुछ दिन तक तो अमरीक से खूब बात की, परंतु जब उसको ये यकीन हो गया कि अमरीक वाकई में एक इंटर्न ही है, तो उसने काम होने का बहाना बना लिया और धीरे धीरे अमरीक से दूर हो गई। परंतु जैसे ही अमरीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो फिर अमरीक के पास आ गई। तब अमरीक का शक यकीन में बदल गया कि श्रद्धा वास्को की एजेंट है। वास्को ने अमरीक को बहुत कम आंका था।
परंतु अब वो जान गया था कि अमरीक शातिर खिलाड़ी है। उसने अपने पत्ते अच्छे से खेले थे। अमरीक ने देखा नर्स दूर बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है। अमरीक ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। उस मेडिकल रूम में अब बस वो दो ही थे। मुझे तुम्हारा मोबाइल फोन चाहिए, मुझे रेनू को फोन करना है, अमरीक बोला। नहीं, नर्स ने मना कर दिया। प्लीज, अमरीक बोला। नहीं, मैं तुम्हें अपना फोन नहीं दे सकती, नर्स बोली। अच्छा, तुम खुद मुझे रेनू रिसेप्शनिस्ट का नंबर मिलाकर दे दो, वो किराए में ही काम करती है, अमरीक बोला। नर्स ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, उसको मेरे फोन से क्यों फोन करना है? या इंटरकॉम है, तुम उससे बात कर लो। ठीक है, अमरीक बोला। उसने अपने बेड से उठने की कोशिश की और वो नर्स उसके पास आ गई और उसे सहारा देकर बेड से उठने में मदद की। नर्स फिर अमरीक को धीरे धीरे चलाकर इंटरकॉम के पास लेकर आ गई। अमरीक की चोट गहरी थी और स्टिचेस में पेन भी था, परंतु वो धीरे धीरे इंटरकॉम तक आ गया था। अमरीक ने इंटरकॉम के सामने लगे नंबर्स को देखा और रिसेप्शन का नंबर मिलाया। हेलो, रेनू बोली। मैं अमरीक बोल रहा हूँ मेडिकल रूम से, अमरीक बोला। क्या? रेनू आश्चर्य से बोली। हालांकि उसे पूरा शक था कि अमरीक किराए की बिल्डिंग में ही है, परंतु अमरीक ने रेनू को क्यों फोन किया था? तुम फौरन मेडिकल रूम में आ जाओ, अमरीक बोला। क्या तुम पागल हो? मैं मेडिकल रूम में क्यों आऊं? रेनू गुस्से से बोली। क्योंकि मुझे मृतक अभिषेक ने अपने घर में बंद किया था और मैंने उसके मोबाइल फोन को चुरा लिया था, अमरीक बहुत ही शातिराना अंदाज में बोला। रेनू के होश उड़ गए थे। वो खामोश हो गई। उसे समझ आ गया था कि अमरीक क्या धमकी दे रहा था। अभिषेक के फोन से अमरीक को मालूम पड़ गया होगा कि रेनू मूनस्टोन के लिए काम करती थी। उसने बहुत सी जानकारी और इंफॉर्मेशन मूनस्टोन को दी थी। वो अभिषेक और प्रथमेश के निरंतर टच में थी। मैं आ रही हूँ, रेनू बोली और उसने फोन काट दिया। नर्स को कुछ समझ नहीं आया, परंतु उसको ये समझ आ चुका था कि अमरीक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। नर्स ने कुछ ही देर पहले होश में आए अपने पेशेंट के द्वारा वास्को, नरेश और अब रेनू तीनों को बेबस होते हुए महसूस किया था। कौन था उनका ये पेशेंट जो इतना ज्यादा दुस्साहसी और खतरनाक था? नर्स को अब जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसे किसी खतरे का एहसास हो रहा था। वो इस पेशेंट के साथ अकेले इस मेडिकल रूम में नहीं रह सकती थी। इधर रेनू ने तुरंत ही रितु को फोन किया। रितु, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, रेनू बोली। हाँ, बोलो। रितु अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो काम करते हुए रुक गई। मुझे अमरीक ने मेडिकल रूम में बुलाया है, रेनू बोली। अमरीक? रितु के आश्चर्य की सीमा न रही। हाँ, रेनू बोली। मैं कुछ समझी नहीं, रितु बोली। अमरीक को वास्को ने शायद मेडिकल रूम में बंद किया हुआ है, रेनू बोली। क्या? रितु ने आश्चर्य से बोला। रितु, वो सब छोड़ो, अमरीक ने मुझे मेडिकल रूम में बुलाया है। तो तुम मत जाओ। तुम्हें उससे क्या? रितु बोली। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी कुछ मजबूरी है, रेनू फुसफुसाते हुए अपने मोबाइल पर बोल रही थी। क्या कहना चाहती हो? क्या मजबूरी? रितु बोली। तुमको बाद में बताऊंगी। क्या तुम सीसीटीवी कैमरा बंद कर सकती हो? मैं नहीं चाहती किसी को पता चले मैं मेडिकल रूम में गई थी, रेनू बोली। वो मैं कर सकती हूँ, बट मेडिकल रूम का एक्सेस कार्ड? रितु बोली। मेरे पास मास्टर कार्ड है, मैं वास्को के फ्लोर को छोड़कर कहीं भी जा सकती हूँ, रेनू बोली। ठीक है, अभी 6 बज रहे हैं, तुम 7 बजे तक निकलो, मैं सीसीटीवी बंद कर दूंगी, रितु बोली। थैंक्स अ लॉट, रेनू बोली। उसकी सांस में सांस आ गई थी। 7 बज चुके थे।
रितु ने सीसीटीवी बंद कर दिया था। रितु को इतनी अच्छे से हैकिंग आती थी कि वो किसी भी कंप्यूटर कोड और आईटी सिस्टम का तोड़ निकाल सकती थी। क्राई का कोड तोड़ने में तो वो एक्सपर्ट थी। केवल रेनू जानती थी कि रितु इतनी मल्टी टैलेंटेड है। उसको न सिर्फ अपना काम अच्छे से आता था, बल्कि वो कराटे में एक्सपर्ट थी, फायर आर्म में एक्सपर्ट थी और साइबर एक्सपर्ट भी थी। उसका कोई जवाब ही नहीं था। रेनू रितु की तारीफ मन में करते हुए कब मेडिकल रूम पहुंच गई उसे खुद पता नहीं चला। रेनू जैसे ही मेडिकल रूम का गेट खोलकर अंदर आने लगी, वो नर्स मौका पाते ही भाग गई। क्योंकि सीसीटीवी बंद था तो नर्स का भागना भी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ। अब मेडिकल रूम में केवल अमरीक और रेनू ही थे। तुम क्या चाहते हो? रेनू ने बहुत ही घबराते हुए पूछा। अमरीक अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। कुछ खास नहीं, मेरा एक संदेश प्रथमेश तक पहुंचा दो, अमरीक बोला। क्या? रेनू डरती हुए बोली। मुझे यदि हर बार कोड रन करने के 50 लाख मिलेंगे तो मैं प्रथमेश को वो कोड दे दूंगा जो प्रोफेसर राजन शर्मा ने बनाया था, अमरीक बोला। क्या? कौन राजन शर्मा? रेनू बोली। अमरीक गुस्से से खड़ा हो गया। उसके स्टिचेस बहुत ज्यादा दर्द कर रहे थे। वो फिर भी धीरे धीरे रेनू के पास पहुंच ही गया। रेनू उसको देखकर घबरा गई थी। अमरीक ने अनेकों खून किए थे। उसने कालिया गैंग के खतरनाक अपराधी को भी मार डाला था। रेनू की तो अमरीक के सामने बिसात ही क्या थी। अमरीक ने रेनू को कस के चाटा मारा। रेनू रोने लगी। अब कुछ याद आया या और याद कराऊं? अमरीक गुस्से में बोला। रेनू अपना गाल मसलते हुए हामी में सर हिलाने लगी। तो जितना बोला जाए बस उतना ही करो, अमरीक बोला। रेनू ने अमरीक की ओर देखा और चीखी। अमरीक के पीछे कालिया गैंग का एक और कातिल खड़ा था। वो कब चुपचाप उस मेडिकल रूम में आ गया, किसी को पता ही नहीं चला। रेनू वहां से भाग गई। उसने ये भी नहीं देखा कि उस कालिया गैंग के प्रोफेशनल किलर ने अमरीक को मारा या नहीं। वो जितना जल्दी हो सके वहां से भाग गई थी। वहां उस समय एक और खून हो गया था। थोड़ी देर में वास्को उसके गार्ड के साथ मेडिकल रूम में आ गया था, क्योंकि रेनू ने वास्को को खबर कर दी थी। नरेश भी वहां पर आ गया था। वास्को, नरेश और उसका गार्ड सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कालिया गैंग का प्रोफेशनल किलर वहां मरा पड़ा था और अमरीक गायब हो गया था। अमरीक ने इतना चोटिल होने के बावजूद इस किलर को इतनी आसानी से मार डाला था। वास्को ने अमरीक को बहुत ही हल्के में लिया था। जो कालिया गैंग के लोगों को इतना आसानी से मार सकता था, उससे पंगा लेना बेवकूफी थी। कौन था ये अमरीक? आखिर वो क्या चाहता था? वास्को जैसा शक्तिशाली आदमी भी पूरी तरह से घबरा गया था। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 17। एसीपी माधव क्राई की बिल्डिंग के मेडिकल रूम में था। रात के 10 बज रहे थे और फॉरेंसिक टीम के लोग सबूत इकट्ठा कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आ रही कि सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहे थे, एसीपी माधव बोला। वास्को, नरेश, रितु, रेनू के साथ साथ वहां क्राई के बहुत से लोग उपस्थित थे। जब से इंटर्न अमरीक ने क्राई को ज्वाइन किया था, तब से क्राई का भाग्य ही बदल गया था। अब वहां खून पर खून हो रहे थे। रेनू और रितु की घबराहट की कोई सीमा ही नहीं थी, परंतु एसीपी माधव इंस्पेक्टर राजवीर जैसा शातिर नहीं था। वो नहीं भाप पाया कि रेनू और रितु बाकी लोगों से ज्यादा घबरा रहे थे। हम अपने आईटी से चेक कर रहे हैं, आखिर हमारी सीसीटीवी बार बार खराब हो रहे हैं। पहले जब उस अमरीक ने सत्या को मारा, तब भी सीसीटीवी नहीं चल रहा था।
नरेश ने बहुत ही सरकास्टिकली बोला। ये अमरीक जब भी खून करता है सीसीटीवी खराब हो जाता है, एसीपी माधव बोला। हाँ, थोड़ा अजीब इत्तेफाक है, नरेश बोला। एक बात और, ये कालिया गैंग अमरीक के पीछे क्यों पड़ा है? अमरीक के घर में भी उस पर हमला हुआ था और उसने उस कालिया गैंग के किलर को मार दिया था, और अब ये एक और कालिया गैंग के खुकार किलर को अमरीक ने मार दिया, एसीपी माधव बोला। ये तुम पता लगाओ, अमरीक किसी खतरनाक गैंग का मेंबर है, वास्को खुकार स्वर में बोला। परंतु क्राई जैसी नामी कंपनी में इतना खतरनाक कातिल इंटर्न कैसे बन गया? माधव ने पूछा। इंटर्न का इतना ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, नरेश बोला, इसीलिए ये अमरीक इंटर्न बनकर आया, माधव बोला। माधव, तुम्हें जो चाहिए वो करो, मुझे इस इंटर्न से मुक्ति दिलाओ, वास्को बोला। माधव को समझ आ गया था कि उस इंटर्न ने वास्को को हिला कर रख दिया था, इसीलिए वास्को ने माधव को बुलाया था। वास्को को माधव ने बता दिया था कि उसने इस इंटर्न को गोली मारी थी, इसीलिए माधव खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। आप चिंता मत करो, उस कातिल को मैं पकड़ लूंगा, एसीपी माधव बोला। माधव ने फिर सब लोगों को हाथ से जाने का इशारा किया। आप सब चलिए, अपने अपने घर निकलिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, माधव बोला। फिर माधव ने वास्को से पूछा, ये इंटर्न कब से मेडिकल रूम में था? 2 दिन से, वास्को बोला। और ये कालिया गैंग का कातिल यहाँ कैसे आ गया? माधव बोला। समझ नहीं आ रहा, ये कालिया गैंग इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया? वास्को बोला। क्या आपने? माधव कुछ बोलने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कालिया गैंग को इन्वॉल्व नहीं किया, वास्को बोला। कहीं माधव अपने आप से बोल उठा। हो सकता है प्रथमेश, वास्को बोला। माधव बोला। तुम पता करो माधव कि कौन है ये इंटर्न और क्या है कालिया गैंग का एंगल, और इस इंटर्न की कहानी को खत्म करो, वास्को बोला और वहां से चला गया। माधव ने अपनी टीम को हाथ से इशारा किया कि वो काम करे और वो भी वहां से चला गया। इधर रेनू और रितु बाकी लोगों की तरह ही बाहर आ गए और रेनू रितु से बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रह सकती हूँ? क्यों? रितु बोली। मुझे उस इंटर्न ने अपने पास बुलाया था, परंतु इससे पहले मैं उससे कुछ बात कर पाती, वो कातिल वहां था और मैं वहां से भाग गई। मुझे नहीं पता उस अमरीक को मुझसे क्या चाहिए, परंतु वो बहुत ही खतरनाक और डरावना है। तुम्हारे पास मैं सेफ रहूंगी, प्लीज, रेनू बोली। ठीक है, रितु बोली। रेनू की थोड़ी सांस में सांस आई। वो अपने घर नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो अमरीक अब क्राई से भाग गया था। वो बहुत ही खतरनाक था, वो कुछ भी कर सकता था। रितु ने अपना कुछ काम खत्म किया और रेनू के पास रिसेप्शन पर आकर बोली, आज मुझे थोड़ा लेट होगा, तुम ऐसा करो कि मेरे घर चली जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं, तुम चाहो तो काम कर लो, मैं रिसेप्शन पर ही बैठी हूँ, रेनू बोली। ठीक है, तुम रिसेप्शन पर रुको, मैं कुछ देर बाद आकर तुम्हें ले जाऊंगी, रितु बोली। ठीक है। रेनू को रिसेप्शन पर छोड़कर रितु चली गई। रेनू ने फौरन अपने फोन से प्रथमेश को फोन लगाया और प्रथमेश ने तुरंत ही फोन उठा लिया। उस अमरीक ने कालिया गैंग के एक और आदमी को मार दिया है, रेनू बोली। उसके स्वर में डर और उतावलापन दोनों था। क्या? प्रथमेश के पैरों तले जमीन निकल गई। कालिया गैंग मुंबई का सबसे खतरनाक गैंग था, जिससे मुंबई पुलिस तक घबराती थी। उसके गैंग के 2-2 लोगों को इस अमरीक ने मार डाला था। क्या ये अमरीक किसी बड़े गैंग का आदमी है? प्रथमेश को चुप देख रेनू फोन पर बोली, सर,
उस अमरीक ने आपको एक मैसेज देने के लिए बोला है। क्या मैसेज? प्रथमेश बोला। 50 लाख में वो आपको कोट बेच देगा, राजन शर्मा वाला। रेनू बोली। क्या? प्रथमेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसने मुझे इतना ही बोला, रेनू बोली और उसने फोन काट दिया। प्रथमेश को कुछ सूझ नहीं रहा था, कौन था ये इंटर्न। इधर थोड़ी देर बाद ऋतु रेनू के पास आ गई थी और उसे अपने घर लेकर चली गई। रेनू को ऋतु ने कुछ घंटों का समय दे दिया था और रेनू ने प्रथमेश से बात कर ली थी। उसने उस खतरनाक इंटर्न अमरीक का मैसेज प्रथमेश तक पहुंचा दिया था। रेनू और ऋतु ने टैक्सी की और ऋतु के घर की तरफ चली गई। परंतु एक बात समझ नहीं आई। ऋतु बोली। वो क्या? रेनू ने पूछा। ये अमरीक मेडिकल रूम में क्या कर रहा था और तुम्हें क्यों बुलाया? ऋतु बोली। पता नहीं ऋतु। रेनू बोली। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। ऋतु बोली। नहीं नहीं। रेनू सकपका गई। नहीं बताना तो मत बताओ, ऋतु बोली। फिर ऋतु टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप से ही बोली, यदि ये अमरीक घायल था और मेडिकल रूम में था और वास्को को पता था, तो वास्को ने अमरीक को किसी दूसरे हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेज दिया? रेनू को लग गया था कि ऋतु को धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। वो चुप ही रही। ऋतु अपने आप से ही बातें कर रही थी। वो आगे बोली, और अमरीक घायल था तो उसने कैसे कालिया गैंग के आदमी को मार डाला? और ऋतु बोलते बोलते रुकी। फिर उसने रेनू की तरफ देखा और बोली, एक बात बताओ रेनू, तुमने कहा कि तुम अमरीक के पास गई और वो कालिया गैंग का आदमी वहां था और तुम भागकर नीचे आ गई, और नीचे आकर तुमने कितनी देर बाद वास्को को खबर की? ऋतु बोली, मैं नीचे आई और पहले तो आपको बोला कि सीसीटीवी ठीक कर दो। हाँ, तुम्हारा फोन तो आया था और मैंने सीसीटीवी को भी ठीक कर दिया था। ऋतु बोली, बस आपको शायद 15-20 मिनट लगे ठीक करने में और मैंने उसके बाद वास्को को फोन पर बता दिया था। रेनू बोली, समझ गई मैं। ऋतु बोली। रेनू के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। ऋतु ने रेनू को देखा और बोली, मतलब ये अमरीक 15-20 मिनट में न सिर्फ कालिया गैंग के आदमी को मार डालता है परंतु वहाँ से भाग भी जाता है। ये कुछ ज्यादा ही तेज आदमी है, वो भी बेहद घायल होने के बावजूद। रेनू बोली, तुम्हें कैसे पता वो बहुत ज्यादा घायल था? ऋतु बोली। रेनू थोड़ा सकपकाई, फिर बोली, अरे अब मेडिकल रूम में था तो गंभीर रूप से घायल ही होगा ना। ऋतु को रेनू और वास्को पर शक होने लगा था और रेनू उसको समझ गई थी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। वो जल्द ही ऋतु के घर पहुंच गए। उसका अपार्टमेंट 15th फ्लोर पर था और एक 2 BHK अपार्टमेंट था। रेनू को लेकर ऋतु अपने घर पर आ गई और दोनों ने रात वहीं पर बिताई। रेनू को रात भर नींद ही नहीं आई और वो अभी भी अमरीक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अमरीक से ज्यादा खतरनाक आदमी नहीं देखा था। ऋतु भी वास्को, रेनू, अमरीक आदि के बारे में सोचते सोचते ही सो गई थी। दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था और भूखी ही सो गई थी। जीवन में इतना कुछ एक साथ कभी भी उनके साथ नहीं घटा था। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 18। इंस्पेक्टर राजवीर को एसीपी माधव ने अपने कैबिन में बुलवाया था। सुबह के 10 बज रहे थे और एसीपी माधव रात को ही क्राई की बिल्डिंग से आया था जहां कालिया गैंग के एक और शूटर की हत्या हो गई थी। तुमने कुंवर को श्रद्धा को अरेस्ट करने के लिए बोला? माधव ने गंभीर स्वर में बोला। जी, इंस्पेक्टर राजवीर बोला। क्या तुम पागल हो? माधव चिल्लाया। सर, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, राजवीर बोला।
माधव बोला। माधव कुछ सोच में पड़ गया था। इससे पहले माधव कुछ बोलता, राजवीर बोल उठा, सर, आप कल रात क्राई की बिल्डिंग में गए थे? तुम्हें कैसे पता? माधव ने आश्चर्य से पूछा। माधव को नहीं पता था कि उसका ड्राइवर माधव की मूवमेंट की खबर राजवीर को दे रहा था। मुझे तो ये भी पता है कि क्राई में कालिया गैंग के एक और मेंबर का खून हो गया है। राजवीर बोला। क्या? माधव बोला। उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। राजवीर को ये सब कैसे पता? ये घटना तो कल रात की थी और माधव ने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई। उसके टीम के लोग राजवीर को ये खबर देंगे इसकी संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग राजवीर को जानते ही नहीं थे। यदि आप मुझे बोले तो मैं मदद कर सकता हूँ, राजवीर बोला। माधव ने राजवीर को नजर भर देखा। वो उसकी काबिलियत से अनजान नहीं था। वो कैसे? माधव बोला। बहुत सिंपल है सर, सीसीटीवी एंड मौके पर खराब हो गया। इसका मतलब ये काम किसी इनसाइडर का है। माधव सुन रहा था। राजवीर बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार पुलिस वाला था, मुंबई पुलिस के कुछ गिने चुने अफसरों में से एक। साथ ही अमरीक वहां से घायल होने के बाद भी निकल गया। मतलब वास्को की टीम में कोई था जो अमरीक की मदद कर रहा था। माधव के आश्चर्य की सीमा न रही। राजवीर को इतनी महीन खबरें कौन दे रहा था? सर, और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या? माधव ने उत्सुकता से पूछा। किसने कालिया गैंग को खबर दी कि वो इंटर्न क्राई में मौजूद है? वास्को ने तो नहीं इन्वॉल्व किया उस कालिया गैंग को, शायद प्रथमेश। माधव अपने आप से अनायास ही बोल उठा। और प्रथमेश को किसने खबर दी? मतलब साफ है, वास्को का कोई आदमी है जो प्रथमेश से मिला हुआ है, और साथ ही वो ही आदमी या कोई और उस इंटर्न से भी मिला हुआ है, राजवीर बोला। राजवीर एक पल के लिए रुका और फिर बोला, सर, साथ ही पूरे घटनाक्रम को नोट करें। अमरीक का वापस से क्राई जाना, जबकि वो जानता था कि क्राई के लोग उसे या तो पुलिस को दे देंगे या फिर उसे टॉर्चर करेंगे, परंतु वो फिर भी अपने आप से क्राई गया। मतलब साफ था, वो वास्को से कोई डील करना चाहता था। माधव राजवीर को एक टक सुन रहा था। राजवीर ने आगे बोला, अमरीक पर क्राई में किसी ने इतना घातक हमला किया कि उसको मेडिकल रूम में रखा गया, और फिर कालिया गैंग का आदमी क्राई की बिल्डिंग में घुसकर अमरीक को मेडिकल रूम में मारने जाता है। अमरीक न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बंद करवा देता है, अपितु उस कालिया गैंग के आदमी को मार डालता है। क्राई के किसी भी व्यक्ति ने इस घटना को होते हुए नहीं देखा। ये सब कुछ संदेहास्पद नहीं लग रहा? माधव को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर को ये सब बातें इतनी डिटेल्स में कैसे मालूम पड़ गई। राजवीर तो वहाँ था ही नहीं, या फिर राजवीर वहाँ पर आ गया था। तुम्हें सब कैसे पता? माधव बोला, सर, मुझसे क्राई की कोई भी बात छिपी नहीं है, राजवीर बोला। राजवीर को एसीपी माधव की ड्राइवर रामलाल ने बता दिया था कि क्राई में खून हुआ है और माधव वहां जा रहा था, इसीलिए राजवीर भी वहां आ गया था और दूर से सब घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। बाकी रामलाल की मदद से राजवीर ने एक माइक्रोफोन माधव की जेब में डाल दिया था और वो सब कुछ सुन रहा था जो माधव सुन रहा था। बाद में रामलाल की ही मदद से उसने वो माइक माधव की जेब से निकलवा लिया था। हालांकि माधव को ये सब फिलहाल नहीं पता था, परंतु उसे राजवीर इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद था। राजवीर कैसे भी खबरें निकलवा लेता था और वो उन सब बातों पर गौर कर लेता था जो बाकी लोगों से मिस हो जाती थी। माधव को राजवीर को ही इस केस पर लगाना होगा। सर, एक बात और है,
राजवीर बोला। उसके अंदाज में एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। क्या बात है? माधव ने पूछा। वो लड़की श्रद्धा जिसे आप अरेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, वो न सिर्फ उस इंटर्न से बात करती थी परंतु वास्को से भी टच में थी। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। उसने अभी कुछ दिन पहले ही वास्को से बात की है। माधव के होश उड़ गए। वो अपने ही ख्यालों में घिर गया। राजवीर बहुत ही तेज और शातिर था। राजवीर ने माधव को अपने ही ख्यालों में घिरा देखा। वो आगे बोला, सर, वास्को ने उस इंटर्न को अपने यहाँ पनाह दी और श्रद्धा उन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर है। इससे साबित होता है कि उन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। माधव बोला, वो सब रहने दो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। माधव की आवाज में तल्खी थी। यस सर। राजीव समझ गया था कि माधव नहीं चाहता था कि वास्को और इंटर्न के कनेक्शन के बारे में कोई भी खोज की जाए। तुम्हें उस इंटर्न को ढूंढना है और मेरे पास लाना है, माधव बोला। मतलब अरेस्ट नहीं करना है और कोई पेपर वर्क भी नहीं, राजवीर नटखट अंदाज में बोला। माधव ने नजर भर राजवीर को देखा। माधव को समझ आ गया था कि राजवीर क्या बोल रहा था। माधव फिर थोड़े मृदु भाव से बोला, राजवीर, वो इंटर्न एक बेहद खतरनाक कातिल है। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहा हूँ। मुझे उस इंटर्न को पकड़ना है और आपको दे देना है। अरेस्ट नहीं दिखाना है, शायद उसका एनकाउंटर ही करना है। राजवीर बिना रुके एक सांस में बोल गया। माधव को समझ आ गया था कि राजवीर उसकी बात शायद नहीं मानेगा, परंतु राजवीर जैसे तेज तर्रार अफसर उसके पास बहुत ही कम थे और इससे पहले वास्को का माधव पर से विश्वास उठ जाए, उसे उस इंटर्न को पकड़कर वास्को के हवाले करना था। ठीक है, तुम उस इंटर्न को अरेस्ट करो, देखते हैं, माधव बोला। ओके सर, राजवीर बोला और माधव को सैल्यूट मारते हुए माधव के कैबिन से बाहर निकल गया। फिर कैबिन के दरवाजे पर रुकते हुए राजवीर पीछे मुड़ा और अपनी कुर्सी पर बैठे माधव को देखते हुए बोला, सर, पहले मैं उस श्रद्धा मैडम को अरेस्ट कर रहा हूँ। और राजवीर बिना माधव का जवाब सुने उसके कमरे से बाहर निकल गया। माधव को समझ आ चुका था कि राजवीर वो ही करेगा जो उसे सही लगेगा। माधव को अब जल्द ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि जैसे ही राजवीर उस इंटर्न तक पहुँचे वो उस इंटर्न को मरवा सके। तभी माधव का ध्यान किसी बात की तरफ गया और उसने फौरन अपने ड्राइवर को बुलाया। उसका ड्राइवर तुरंत ही आ गया। रामलाल, तुमने राजवीर को क्या बताया? माधव ने बेहद तीखे अंदाज में पूछा। रामलाल के होश उड़ गए थे। राजवीर तेज था, परंतु माधव भी इतना मूर्ख नहीं था कि समझ नहीं सके कि कल रात की पूरी खबर राजवीर को इतनी जल्दी कौन दे सकता था। माधव को पता था कि रामलाल और राजवीर पहले काम कर चुके थे। रामलाल ने एसीपी माधव के पैर पकड़ लिए। साहब, गलती हो गई, माफी। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, केवल सजा होती है, माधव चीखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, कुछ संतोष का और कुछ क्रूरता का। साहब, आप जो बोले मैं करूंगा, मुझे ये नौकरी चाहिए, रामलाल गिड़गिड़ाते हुए बोला। माधव मुस्कुराते हुए उसके पैर पकड़े उस बूढ़े रामलाल को देख रहा था। माधव के मन में कुछ खतरनाक ही चल रहा था। रामलाल को खुद नहीं पता था कि वो किसका साथ देगा। उसे राजवीर पसंद था, परंतु माधव बहुत क्रूर था और राजवीर का बॉस भी था। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न, एपिसोड 19।
श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके होटल के कमरे पर इंस्पेक्टर राजवीर और सब इंस्पेक्टर कुंवर खड़े हुए थे। उन दो पुलिस वालों को देखकर श्रद्धा घबरा गई। कहाँ निकलने की तैयारी कर रही थी मैडम? राजवीर बोला। उसने नजर भर के उस होटल के रूम को देखा और श्रद्धा के पैक किए गए सामान को देखा। श्रद्धा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो विस्मय से उन पुलिस वालों को ही देख रही थी। श्रद्धा को समझ आ गया था कि ये दोपहर सामान्य दोपहर नहीं है और उसके जीवन में कोई भूचाल आने वाला था। मैडम, आपको हमारे साथ चलना है, राजवीर बोला। क्या? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजवीर ने एक लेडी पुलिस को इशारा किया और वो फौरन श्रद्धा के पास आकर उसे हाथ से पकड़कर चलने के लिए पुश करने लगी। परंतु मेरा कसूर क्या है? श्रद्धा ने बौखलाहट भरे स्वर में पूछा। आपका कसूर? आपका कसूर ये है कि आपने उस कातिल इंटर्न की मदद की है, राजवीर बोला। क्या बकवास है, मैं उसे जानती भी नहीं, श्रद्धा बोली। आपका फोन कहाँ है? राजवीर बोला। क्या? श्रद्धा पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए बोली। कोई बात नहीं, हम आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देते हैं। आपने रेगुलरली उस इंटर्न से संपर्क साध रखा था, राजवीर बोला। हाँ तो वो क्राई का इंटर्न था। उससे बात करने से ये कैसे साबित होता है कि मैं उसकी मदद कर रही थी? श्रद्धा तपाक से बोली। आप क्राई में काम करती हैं? राजवीर बोला। नहीं, श्रद्धा अनायास ही बोल उठी। आप उस इंटर्न से क्यों टच में थी और आप उसे कैसे जानती हैं? राजवीर बोला। श्रद्धा के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गई थी कि राजवीर उसे अरेस्ट किए बिना नहीं मानेगा। वो चुप रही। राजवीर ने महिला पुलिस कांस्टेबल को इशारा किया और वो श्रद्धा को लेकर पुलिस वैन में चली गई। साथ ही राजवीर ने श्रद्धा के उस होटल रूम की तलाशी ली जहां वो रह रही थी। उसने श्रद्धा के लैपटॉप और फोन को भी अपनी कस्टडी में ले लिया। जल्द ही राजवीर अपने पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था। साथ ही कुछ महिला पुलिसकर्मी भी थी। तुम यदि कोऑपरेट करोगी तो फायदे में रहोगी, राजवीर बोला। श्रद्धा चुप रही। यदि तुम सोच रही हो कि वास्को तुम्हें बचाएगा तो तुम गलत सोच रही हो, राजवीर बोला। श्रद्धा अभी भी चुप ही थी। राजवीर ने अपने फोन पर जयेश, जो प्रोफेसर राजेश शर्मा का बेटा था, उसकी फोटो निकाली और श्रद्धा को दिखाई। क्या तुम इसे जानती हो? राजवीर बोला। श्रद्धा ने उस फोटो को देखा परंतु कुछ नहीं बोली। हालांकि राजवीर ने श्रद्धा के हाव भाव नोट कर लिए थे। देखिए मैडम, यदि आप सच बोलेंगी तो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा रहेगा, राजवीर गंभीर स्वर में बोला। श्रद्धा ने राजवीर को देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैंने प्रोफेसर राजेश शर्मा के यहाँ नौकरी की थी। मैं उनकी सेक्रेटरी थी। तो राजवीर ने जानबूझकर और जानकारी निकलवाने की कोशिश की। श्रद्धा को समझ आ गया था कि राजवीर को पता चल चुका था कि श्रद्धा क्या कहना चाहती थी, परंतु वो फिर भी उसी के मुंह से सुनना चाहता था। तो ये तस्वीर राजन शर्मा के बेटे की है। श्रद्धा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली। आपने कितने दिन प्रोफेसर राजन शर्मा के यहाँ नौकरी की? राजवीर बोला। तकरीबन 1 साल, श्रद्धा बोली। उस समय जब वो कुछ कैंसर की ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे, राजवीर ने पूछा। राजवीर ने राजन शर्मा की पूरी डिटेल्स निकलवा ली थी। वो पूरी तरह से तैयार था। हाँ, श्रद्धा बोली। तो तुम राजन शर्मा से पैसे क्यों लेती थी? राजवीर ने जोर देकर पूछा। अब क्या अपनी सैलरी लेना भी कोई अपराध है? श्रद्धा बोली। इतनी सैलरी? राजवीर ने अपने फोन पर रिकॉर्ड चेक करते हुए कहा। मैं बहुत अच्छी सेक्रेटरी हूँ, श्रद्धा बोली। ठीक है,
फिर आपने राजन शर्मा के यहाँ नौकरी क्यों छोड़ दी? राजवीर ने अपने फोन को वापस जेब में रखते हुए पूछा। मैं एक फ्रीलांसर कहीं भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। राजन शर्मा ने मुझे अच्छे पैसे दिए, परंतु फिर मैं वहां बोर हो गई और किसी और काम की तलाश में निकल गई, श्रद्धा बोली। और वो दूसरा काम वास्को ने दिया? राजवीर ने अनायास ही पूछा। श्रद्धा अब चुप रही। वास्को ने तुम्हें एंगेज किया ताकि तुम उस इंटर्न का पता लगाओ जो अचानक से क्राइम में आ गया है। तुम उस इंटर्न से संपर्क में आई और उसके बारे में पता लगाया, परंतु तुम्हें कुछ मालूम नहीं पड़ा, राजवीर बोला। श्रद्धा के हाव भाव से राजवीर को मालूम पड़ रहा था कि वो सही बोल रहा है। श्रद्धा हालांकि चुप ही थी, परंतु एक बात समझ नहीं आई। तुमने उस इंटर्न को दोबारा मिलने की कोशिश क्यों की? राजवीर बोला। श्रद्धा कुछ नहीं बोली। राजवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने एक लेडी कांस्टेबल को इशारा किया और वो फौरन श्रद्धा के पास आ गई। उस कांस्टेबल ने श्रद्धा को जोर से तमाचा मार दिया। श्रद्धा का गाल लाल हो गया और वो अपनी कुर्सी से भी गिर गई। श्रद्धा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे सवालों का सच सच जवाब दो या फिर इन मैडम को झेलो, राजवीर बोला। उसके स्वर में उग्रता और गुस्सा दोनों था। श्रद्धा चुप ही रही। राजवीर को समझ आ गया था कि श्रद्धा वास्को के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। उसे कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि उसे अमरीक तक पहुंचना है तो श्रद्धा ही एकमात्र सहारा है। श्रद्धा चुप ही थी। वो बहुत देर तक उस खूंखार कांस्टेबल के थप्पड़, लात और घूंसे खाने के बाद भी चुप ही रही। उसे पता था उसे किसी तरह से ये रात निकालनी है। सुबह शायद वास्को उसे बचा ले। वो रात श्रद्धा के लिए एक बहुत लंबी रात थी। उसे जमीन पर ही सुलाया गया और रात भर उस पर अनेकों टॉर्चर किए गए। जैसे ही वो थोड़ा सा भी सोने की कोशिश करती थी, उसे पैर पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता था। उसे ना तो कुछ खाने को दिया गया और ना ही पीने को। उसे जितना टॉर्चर राजवीर कर सकता था वो करता गया। हालांकि उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कहीं उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं हो जो उन्हें बाद में कोर्ट में परेशान कर सकता हो। हालांकि श्रद्धा के लिए वो टॉर्चर भी बहुत ज्यादा था। उसने वो रात कैसे उस पुलिस स्टेशन में निकाली, सिर्फ वो ही जानती थी। जल्द ही सुबह हो गई और राजवीर रात भर पुलिस स्टेशन पर ही रहा। वो श्रद्धा के टूटने का इंतजार कर रहा था, परंतु श्रद्धा। थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 20। अमरीक ने आंखें खोली तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। उसके स्टिचेस अब थोड़ी ठीक हो गए थे। अमरीक की ड्रेसिंग भी कर दी गई थी और उसकी दवाइयां भी वहां मौजूद थी। वो जिसके पास भी था उसने उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। सुबह के शायद 8 या 9 बज रहे होंगे। उस छोटे कमरे में एक रोशनदान था जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। अमरीक धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और थोड़ा चलने फिरने की कोशिश करने लगा। वो धीरे धीरे कदमों से उस बंद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसने उस कमरे में रखे एक छोटे से फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकाली और थोड़ा पानी पिया। वो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था। अमरीक को पता था कि उसे जल्द ही बाहर निकलना होगा। वो बहुत देर तक यहाँ नहीं रह सकता था। उसने अपने कान दीवार की तरफ लगाए ताकि वो दूसरी तरफ की बातें सुन सके, परंतु कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसका मतलब जो उसे यहाँ लाया था वो अब जा चुका था। अमरीक ने अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, परंतु वो बंद था। अमरीक ने पास ही पड़े हुए एक ब्लैक हेयर पिन को उठाया। जिसने भी उसे यहाँ बंद किया था उसने कभी किसी लड़की को भी यहाँ बंद किया होगा।
क्योंकि सामान्यतः लड़कियां जो हेयर पिन लगाती है वो वहां गिरी हुई थी। अमरीक ने उस हेयर पिन से किसी तरह उस दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। अमरीक शायद कोई ट्रेन व्यक्ति ही था, क्योंकि उसने जल्द ही वो दरवाजा खोल लिया था। हालांकि उस दरवाजे की दूसरी ओर शायद कोई बहुत बड़ी अलमारी रखी थी। अमरीक ने धीरे धीरे दम लगाकर वो अलमारी भी एक तरफ खिसका दी थी। उसके स्टिचेस में अब दर्द होना चालू हो गया था, क्योंकि अमरीक ने कुछ ज्यादा ही फिजिकल एक्सरसाइज कर ली थी। वो अपना पेट पकड़कर बैठ गया। धीरे धीरे कुछ समय बीता और अमरीक को याद आया कि वो कहाँ है। उसने सोचा कि यहाँ ऐसे बैठना खतरे से खाली नहीं होगा। उसे अभी बहुत कुछ करना था और उसे हिम्मत करके उठ खड़े ही होना होगा। अमरीक का जो भी मकसद था, उसने उसमें एक अलग सी ऊर्जा भर दी थी। वो उठा और उस अलमारी को पुनः अपने स्थान पर खिसकाकर उस घर से बाहर निकल गया। अमरीक ने इस तरह पुनः उस अलमारी को अपनी जगह खिसका दिया था, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि अलमारी अपनी जगह से हिली भी थी। अमरीक ने घायल होने के बाद भी गजब की हिम्मत और साहस दिखाया था। अमरीक किसी अपार्टमेंट में था। उसने जल्द ही मेन दरवाजा खोला और बाहर आ गया। लिफ्ट से होते हुए वो जल्द ही उस सोसाइटी से बाहर आ गया था। वो कोई साधारण सी ही सोसाइटी थी, इसलिए वहाँ के गार्ड्स ज्यादा एक्टिव नहीं थे। वैसे भी सुबह का समय था, 9-10 बज रहे थे और वो समय बहुत लोगों के अपने अपने ऑफिस जाने का था, इसलिए किसी ने भी अमरीक को ज्यादा नोटिस नहीं किया था। अमरीक उस बिल्डिंग से बाहर आ गया और धीरे धीरे सड़कों पर चलने लग गया। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा, परंतु सबसे पहले उसे अपना हुलिया सुधारना था। वो एक होटल में गया, जो कि शायद बहुत ही 3rd ग्रेड होटल होगा। उसने होटल में कमरा बुक किया। सर, एडवांस में 2000 रुपए देने होंगे, रिसेप्शनिस्ट बोला। उसे अमरीक को देखकर लग गया था कि इसके पास पैसे नहीं होंगे। क्या तुम यूपीआई लेते हो? अमरीक बोला। हाँ सर, मैं गूगल पे, फोन पे, अमेज़न पे सब लेता हूँ, रिसेप्शनिस्ट बोला। ठीक है, एक फोन लगाओ, अमरीक बोला। फोन? रिसेप्शनिस्ट झिझका। अरे कॉल के 10 रुपए और ले लेना यार, नंबर बोल रहा हूँ, फोन लगाओ, अमरीक बोला। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा झिझका, परंतु उसने उस नंबर पर फोन लगा दिया जो अमरीक ने दिया था। वो नंबर रेनू का था। रेनू ने फोन उठा लिया। मैं अमरीक बोल रहा हूँ, अमरीक ने फोन उस रिसेप्शनिस्ट से लेते हुए बोला। रेनू किराए के ऑफिस में अभी अभी आई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे घबराओ नहीं, ये आदमी तुम्हें एक नंबर बताएगा, उस नंबर पर 2010 रुपए गूगल पे कर दो, अमरीक बोला। रेनू अमरीक से कुछ पूछना ये फोन डिस्कनेक्ट करना चाहती थी, परंतु वो दोनों में से कुछ नहीं कर पाई और वो चुप रही। यदि अगले 2 मिनट में पैसे नहीं आए तो मेरे पास वास्को का नंबर भी है, अमरीक ने बहुत ही शातिराना आवाज में बोला। रेनू ने कुछ नहीं बोला। उसने उस होटल के रिसेप्शनिस्ट का नंबर नोट किया और उसे 2010 रुपए गूगल पे कर दिए। अमरीक ने होटल के रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए बोला, ये नंबर नोट कर लो, मेरा सारा खर्चा ये मैडम ही उठाएंगी। होटल का रिसेप्शनिस्ट थोड़ा घबरा गया, परंतु फिर भी उसने अमरीक को उसके कमरे की चाबी दी और अमरीक अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर में अमरीक नहा धोकर उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास आया। मुझे एक टैक्सी करके दो, अमरीक ने
रिसेप्शनिस्ट को बोला। रिसेप्शनिस्ट ने हामी में सर हिला दिया और एक काली पीली टैक्सी अमरीक को करवा के दे दी। अमरीक उस टैक्सी में बैठकर अपने घर चला गया। ये वही मकान था जहां अमरीक श्रद्धा से मिला था और जहां उसने उस कालिया गैंग के आदमी की हत्या की थी। उसने वहां देखा एक पुलिस कांस्टेबल बाहर खड़ा था और उसके किराए के मकान के बाहर पुलिस ने बैरिकेड टेप चिपका रखी थी। अमरीक फिर भी किसी तरह बचते बचाते अपने घर में घुस गया और उसने अपना सारा सामान एक बड़े सूटकेस में पैक कर लिया और वापस टैक्सी में आकर बैठ गया। चलो वापस होटल? टैक्सी वाले ने पूछा। नहीं, तुम रेलवे स्टेशन ले चलो, अमरीक बोला। टैक्सी वाले को अमरीक कुछ गड़बड़ कैरेक्टर लग रहा था, परंतु वो चुपचाप उसे रेलवे स्टेशन ले गया। अमरीक ने टैक्सी वाले को कैश दे दिया। उसने अपने घर से कुछ पैसे ले लिए थे और ढंग के कपड़े भी पहन लिए थे। अमरीक रेलवे स्टेशन में उतरकर टैक्सी के जाने के बाद अंदर गया और लोकल ट्रेन स्टेशन की तरफ चला गया। उसने टिकट काउंटर से विरार की टिकट ली और चुपचाप विरार के लिए निकल गया। अमरीक बहुत ही शातिर खिलाड़ी था। जिसने भी उसे पकड़ा था वो ये नहीं जानता था कि अमरीक ने विरार में भी एक किराए का मकान लिया हुआ था। उसने ऐसे और कितने मकान लिए थे ये कोई नहीं जानता था। अमरीक जल्द ही विरार पहुंच गया और अपने दूसरे मकान में चला गया। अमरीक का वो मकान एक छोटा सा मकान था, केवल 1 BHK। वो सोसाइटी भी कोई खास सोसाइटी नहीं थी और बहुत ही मामूली सी थी। अमरीक ने जल्द ही अपने बेड पर अपना बड़ा सूटकेस रखा और उसमें से एक पाउच में से एक सिम निकाला और कुछ सोचने लग गया। अमरीक तुरंत ही अपने घर से निकला और जल्द ही पास ही के मार्केट में पहुंच गया और एक फोन की दुकान की तरफ चला गया। उसने एक नया नोकिया का सस्ता फोन लिया और उसमें वो सिम डाल दिया। अमरीक पुनः अपने घर आया और किसी को फोन लगाया। उसने कुछ देर उस व्यक्ति से बात की और फिर उसने सिम अपने उस फोन में से निकाल दिया था और उस नोकिया फोन और सिम को अपने बड़े बैग में रख दिया। अमरीक घायल था और इस दिन भर की दौड़ धूप से बहुत थक गया था। उसे पता भी नहीं चला तब वो अपने बिस्तर पर लेटा और नींद की आगोश में चला गया था। उसे आराम की सख्त जरूरत थी।